Hello everyone. So in this video we are going to discuss about the anthropology paper 2 unit 5.2. So first question is explain the constitutional safeguards for minorities both religious and linguistic in India. ठीक है, इसमें हम रिलीजियस भी देखेंगे और आपका लिंग्विस्टिक भी दोनों देखेंगे. अब क्वेश्चन अगर आएगा आपको लिंग्विस्टिक पे या रिलीजियस पे तो आप उसको इस हिसाब से लिख लेना. इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन तो सेम रहेगी, बाकी रिलीजियस के सेफगार्ड्स क्या हैं, लिंग्विस्टिक क्या हैं, तो वो अलग अलग हम देखेंगे इस वीडियो में. तो इंट्रोडक्शन में हम इसको लिखेंगे द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इनविसेज अ मल्टी कल्चरल एंड प्लूरल नेशन. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इनविसेज क्या किया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने, अ मल्टी कल्चरल एंड प्लूरल नेशन क्या किया है, इनिशिएट किया है किसने, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने. इट प्रमोट्स क्या प्रमोट करता है, द आइडिया ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी. ये क्या प्रमोट करता है, आइडिया ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी. क्या कर प्रमोट करता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इनिशिएट मल्टी कल्चरल एंड प्लूरल नेशन. ये प्रमोट करता है आइडिया ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी. फॉर दिस पर्पज द कॉन्स्टिट्यूशन, इस पर्पज़ के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या रिकोगनाइज किया, द कॉन्स्टिट्यूशन रिकोगनाइज टू टाइप्स ऑफ माइनॉरिटीज़. कॉन्स्टिट्यूशन ने रिकोगनाइज किया दो तरीके की माइनॉरिटीज़, एक है रिलीजियस और दूसरा है लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़. ठीक है. हाउएवर द टर्म माइनॉरिटी इज़ नॉट डिफाइंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन. हाउएवर लेकिन जो ये टर्म है माइनॉरिटी, ये कॉन्स्टिट्यूशन ने डिफाइन अभी तक नहीं की है. ठीक है. कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड फॉर माइनॉरिटीज़. अब कॉन्स्टिट्यूशन के जो सेफगार्ड्स हैं माइनॉरिटीज़ के लिए क्या है, उनको हम देखते हैं. फर्स्ट इज फॉर बोथ रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज. ये दोनों रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ के लिए. आर्टिकल 29 क्लास 1, आर्टिकल 29 क्लास 1 क्या कहता है, आर्टिकल 29 क्लास 1 कहता है, आर्टिकल 29 क्लास 1 क्या कहता है, एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन रिजाइडिंग इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया. एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन, कोई भी सेक्शन ऑफ सिटीजन का जो भी रिजाइड करता है कहीं भी पार्ट ऑफ इंडिया में, हैविंग अ डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, जिसकी अलग लैंग्वेज होगी, स्क्रिप्ट होगी और कल्चर होगा ऑफ इट्स ओन अपना, शैल हैव द राइट टू कंजर्व द सेम. उसके पास क्या राइट है, टू कंजर्व द सेम. आर्टिकल 29 क्लास 2 क्या कहता है, नो सिटीजन शैल बी डिनाइड एडमिशन. किसी भी सिटीजन को एडमिशन डिनाई नहीं कर सकता कोई भी, इनटू एनी एजुकेशन, किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, मेंटेन्ड आर, जिसको मेंटेन्ड बाय आर रिसीविंग एड फ्रॉम द स्टेट. जो इंस्टीट्यूशन किसकी मदद से चल रहा है, स्टेट की मदद से चल रहा है, स्टेट से थ्रो चल रहा है या स्टेट की एड से चल रहा है, मदद से चल रहा है, वो किसी भी सिटीज़न को, किसी भी लिंग्विस्टिक या रिलीजियस माइनॉरिटी को एडमिशन डिनाई नहीं कर सकता है. ये कौन बोलता है, आर्टिकल 29 क्लास 2 कहता है, ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजियस, रेस, कास्ट और लैंग्वेज की बेस पे आप उसको एडमिशन डिनाई नहीं कर सकते हो. आर्टिकल 29 क्लास 1 क्या कहता था, एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन रिजाइडिंग इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया, किसी भी पार्ट ऑफ इंडिया में रह रहा है वो, हैविंग अ डिस्टिंक्ट, जिसकी डिस्टिंक्ट लैंग्वेज होगी, स्क्रिप्ट होगी, कल्चर होगी, आप अपना उसका वो क्या है, वो उसको राइट टू कंजर्व, वो उसको कंजर्व कर सकता है. ठीक है. अब आर्टिकल 30 क्लास 1 क्या कहता है, आर्टिकल 30 क्लास 1 कहता है, ऑल माइनॉरिटीज़ शैल हैव द राइट टू एस्टेब्लिश. हर एक माइनॉरिटीज़ के पास राइट है टू एस्टेब्लिश करने के लिए, एंड एस्टेब्लिश और एडमिशन करने के लिए उनका अपना एजुकेशन इंस्टीट्यूट ऑफ देयर चॉइस, अपनी चॉइस का वो एडमिशन एजुकेशन इंस्टीट्यूट वो अपनी चॉइस का वो एस्टेब्लिश कर सकते हैं, एडमिशन कर सकते हैं. आर्टिकल 30 क्लास 1 कहता है. आर्टिकल 30 क्लास 2 क्या कहता है, द स्टेट शैल नॉट इन ग्रांटिंग एड. स्टेट कोई भी ग्रांट नहीं देगा किसको, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को, टू इंस्टीट्यूशन डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ इट्स मैनेज्ड बाय माइनॉरिटी. ठीक है. तो कोई भी स्टेट शैल नॉट इन ग्रांटिंग एड टू एजुकेशन इंस्टीट्यूशन डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑन द ग्राउंड्स दैट इट मैनेज बाय द माइनॉरिटी, जिसको माइनॉरिटी मैनेज कर रही हो. तो अभी तक हमने पढ़ा आर्टिकल 29 क्लास 1, आर्टिकल 29 क्लास 2 और आर्टिकल 30 क्लास 1 और आर्टिकल 30 क्लास 2 पढ़ा हमने. ये सब बोथ लिंग्विस्टिक और रिलीजियस माइनॉरिटीज. ठीक है. नेक्स्ट है हमारे पास ऑल द अबोव 4 सेफगार्ड्स. ऑल द अबोव सेफगार्ड्स आर फंडामेंटल राइट्स. क्या है वो,
जो अभी तक ऊपर हमने 4 सेफ गार्ड्स पढ़े वो क्या है, फंडामेंटल राइट्स हैं, एंड रेमेडी कैन बी सीक्ड फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट। और रेमेडी हम किससे ले सकते हैं, सीक्ड फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट से ले सकते हैं, हायर कोर्ट सकते हैं अंडर आर्टिकल 32 एंड 216 इन केस ऑफ देयर वायलेशन। अगर ये जो 4 आर्टिकल हमने ऊपर पढ़े, आर्टिकल 29 क्लास 1, 29 क्लास 2 और 30 क्लास 1, 30 क्लास 2, इन 4 सेफ गार्ड्स ये क्या है, फंडामेंटल राइट्स हैं, और इनकी रेमेडी हमें कहाँ से मिलती है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से, अंडर आर्टिकल 32 और 216 अगर इनका कोई भी वायलेशन करता है। फॉर रिलीजियस माइनॉरिटीज ओनली। अब सेकंड पार्ट में हम देखेंगे रिलीजियस माइनॉरिटीज ओनली के लिए प्रियम्बल क्या बोलता है। सबसे पहले प्रियम्बल में क्या लिखा है, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में हुआ, उसमें एक्सप्लिसिटली डिक्लेयर किया गया द इंडियन स्टेट्स एज अ सेकुलर, क्या एक्सप्लिसिटली डिक्लेयर किया, इंडियन स्टेट एज अ सेकुलर। इट आल्सो प्रोवाइड लिबर्टी ऑफ फेथ एंड वर्शिप, ये और क्या प्रोवाइड करता है, लिबर्टी ऑफ फेथ एंड वर्शिप प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो प्रियम्बल में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में एक्सप्लिसिटली डिक्लेयर किया गया कि जो इंडियन स्टेट है वो क्या एक सेकुलर है, जिसमें क्या प्रोवाइड किया जाएगा, लिबर्टी ऑफ फेथ एंड वर्शिप प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, नंबर सेकंड में आता है आपका आर्टिकल 25। आर्टिकल 25 में क्या लिखा गया है, ऑल पर्सन्स आर इक्वली इंटाइटल्ड टू फ्रीडम ऑफ कंसाइज, ऑल पर्सन्स आर इक्वली इंटाइटल्ड टू फ्रीडम ऑफ कंसाइज एंड द राइट्स टू फ्रीली प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट एनी रिलीजन, यह आर्टिकल 25 में बोला है। आर्टिकल 26 में क्या कहा है कि एवरी रिलीजन डिनोमिनेशन शेल हैव द फ्रीडम टू मैनेज इट्स रिलीजियस अफेयर्स। एवरी religious domination, every religious denomination shall have the freedom to manage religious affair। ठीक है, तो हर एक अपना रिलीजियस अफेयर मेंटेन कर सकता है। आर्टिकल 27 में कहा है द स्टेट shall not spend पब्लिक मनी, स्टेट पब्लिक मनी स्पेंड नहीं कर सकती किसमें, कलेक्टेड बाई वे ऑफ टैक्सेज, जिसमें जो टैक्सेस से कलेक्ट उसने की फॉर द प्रमोशन ऑफ द मेंटेनेंस ऑफ एनी पार्टिकुलर, कोई भी पार्टिकुलर रिलीजन या उसको मेंटेन करने के लिए, प्रमोट करने के लिए स्टेट टैक्स पेयर का मनी उसमें किसी भी पार्टिकुलर रिलीजन के लिए स्पेंड नहीं कर सकती। मीन्स प्रोहिबिशन अगेंस्ट कंपेलिंग एनी पर्सन टू पे टैक्सेस। और क्या बोला इसमें कि प्रोहिबिशन करता है अगेंस्ट किसी भी पर्सन को क्या करने के लिए, मजबूर करने के लिए, टू पे टैक्सेस फॉर द प्रमोशन ऑफ मेंटेनेंस ऑफ एनी पार्टिकुलर रिलीजन। स्टेट ये नहीं कर सकती है, प्रोहिबिट किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। आर्टिकल 28 क्या कहता है, नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन शैल बी प्रोवाइडेड इन एनी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन होली मेंटेन आउट ऑफ द स्टेट फंड। आर्टिकल 28 कहता है कि कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं प्रोवाइड की जाएगी किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में जो होली, जिसको होली मेंटेन कौन करता है, स्टेट फंड से जो मेंटेन हो रहा है। मीन्स फ्रीडम एज टू अटेंडेंस रिलीजियस इंस्ट्रक्शन आर वर्शिप इन एनी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन होली मेंटेन आर रिकग्नाइज्ड आर एडेड बाय द स्टेट। ठीक है, ये था ऊपर वाला आर्टिकल 27। सम अदर राइट्स इंक्लूड, सम अदर राइट्स क्या है, जैसे आर्टिकल 14 में क्या कहा गया है, इक्वलिटी बिफोर लॉ। आर्टिकल 15 में कहा गया है कि स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी पर्सन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ एनी रिलीजन, कास्ट, रेस, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। आर्टिकल 16 में कहा गया इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। अब बात करते हैं फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज ओनली, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज ओनली के थर्ड पार्ट में लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज ओनली के लिए क्या कहा गया। आर्टिकल 347 में कहा गया द प्रेसिडेंट इट इज सेटिस्फाइड दैट द सब्सटेंशियल प्रोपोर्शन ऑफ स्टेट्स पॉपुलेशन desire a particular language to be recognized may direct the language to be officially recognized in the state। आर्टिकल 347 ही कहता है कि प्रेसिडेंट के पास पावर है, वो स्टेट में किसी भी लैंग्वेज को क्या कर सकता है, रिकग्नाइज कर सकता है एज ऑफिशियल लैंग्वेज। आर्टिकल 350A क्या कहता है, every state and local authority should provide adequate facilities for instruction in the mother tongue at the primary stage of education to children for linguistic minorities, and the president may issue such direction to any state for securing the provision of such facilities। आर्टिकल 350B क्या कहता है, देयर शैल बी द स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। क्या होना चाहिए, स्पेशल ऑफिसर होना चाहिए किसके, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज के लिए, whose duty will to be investigate all matters relating to the safeguards provided for the linguistic minorities। ठीक है, ये कहता है आर्टिकल 350B एंड रिपोर्ट द प्रेसिडेंट अपॉन दोज मैटर्स। अब कंक्लूजन में हम इसको क्या लिखेंगे, thus the constitution provides several safeguards for minorities
एज सेपरेट मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स वाज आल्सो कॉन्स्टिट्यूटेड इन 2006 टू सेव गार्ड द interest of minorities. At the same time, Article 44 as a part of DPSP also state that state shall endeavor for the establishment of uniform civil code. ठीक है, तो thus the constitution provides several safeguards for the minorities as a separate ministry of minority affairs was also constituted in 2006 to safeguard the interest of minorities. At the same time, Article 44, as part of the DPSP, also states that the state shall endeavor for the establishing uniform civil code. ये कंक्लूजन हम इसको लिखेंगे. ठीक है, तो अब इसका फॉर्मेट कैसे बनेगा. सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिफाइन माइनॉरिटी. माइनॉरिटी को डिफाइन करेंगे. तो माइनॉरिटी क्या होता है, इट रेफर्स टू अ ग्रुप ऑफ पीपल who have distinct cultural identity, language, religion or physical features than the majority population in any particular रिलीजन. उसको हम क्या कहते हैं, माइनॉरिटी कहते हैं. उसके बाद इसके हम कंसिस्ट प्रमोट मल्टीकल्चरलिज्म यूनिटी डायरेक्ट ये लिखेंगे. उसके बाद टू टाइप्स ऑफ माइनॉरिटीज, रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक लिखेंगे. फिर स्टेट्स ऑफ माइनॉरिटीज लिखेंगे. उसका सोशल स्टेटस क्या है. ठीक है, तो सोशल स्टेटस, कास्ट सिस्टम आल्सो प्रेजेंट इन अदर नॉन हिंदूज रिलीजन, फॉर एग्जाम्पल इस्लाम, अशरफ्स हाई एंड अजाम्स लोअर. उसके बाद फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी. उसके बाद पॉलिटिको इकोनॉमिक स्टेटस लिखेंगे हम इसमें, है ना. और उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन सेफगार्ड्स लिखेंगे. उसके पॉलिटिको इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, डिफरेंट माइनॉरिटीज इंडल्ज इन द डिफरेंट एम्प्लॉयमेंट्स, फॉर एग्जाम्पल मुस्लिम मेजॉरिटी आर आर्टिशंस, पार्सीज इन बिजनेस. देयर मे बी अनइक्वलिटी, देयर मे बी डिस्क्रिमिनेशन एंड अनइक्वलिटी ड्यू टू द लेक ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर माइनॉरिटी क्लास. फिर कॉन्स्टिट्यूशन सेफगार्ड्स लिखेंगे. फिर कंक्लूजन में हम लिखेंगे इसको जो हमने ऊपर अभी पढ़ी. यहाँ तो लिखेंगे यूएन डिक्लेयर 2019 एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ इंडिजिनियस लैंग्वेज टू रेज अवेयरनेस अबाउट द इंपॉर्टेंट ऑफ लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी. ठीक है, उसके बाद हम डिस्क्राइब लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़. लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ क्या होता है. लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ होता है आपका, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी इज़ अ कम्युनिटी. एक क्या है, कम्युनिटी है हुज मदर टंग इज डिफरेंट फ्राम द अदर, डिफरेंट दैट ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ अ पार्टिकुलर एरिया. उनकी मदर टंग क्या होगी, डिफरेंट होगी देन द मेजॉरिटी ऑफ द पार्टिकुलर. जो मेजॉरिटी ऑफ द पार्टिकुलर एरिया में लोग रहते होंगे उनकी उससे क्या होगी, डिफरेंट होगी मदर टंग. उसको हम लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी कहते हैं. एज पर पीपल्स लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, एज पर पीपल्स लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया 780 डिफरेंट लैंग्वेज आर स्पोकन इन इंडिया. कितनी, एज पर पीपल सर्वे ऑफ लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया क्या कहता है कि 780 डिफरेंट लैंग्वेज जो है वो स्पोकन की जाती, बोली जाती है इंडिया में, इम्प्लाइंग अ लार्ज नंबर ऑफ लिंग्विस्टिक. इसका मतलब लार्ज नंबर ऑफ लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ है इंडिया में. अच्छा, इंपॉर्टेंस क्या है लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी की. प्रिजर्व दियर डिस्टिंक्ट कल्चर. ये क्या करता है, प्रिजर्व करता है आपकी डिस्टिंक्ट कल्चर आइडेंटिटी को. इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन एंड कल्चर हिस्ट्री को बताता है. क्या, इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ह्यूमन एंड सिविलाइजेशन एंड कल्चरल हिस्ट्री को बताता है. बिल्ड्स अ मोर इंक्लूसिव एंड टॉलरेंट सोसाइटी. क्या बिल्ड करता है, मोर इंक्लूसिव एंड टॉलरेंट सोसाइटी को बिल्ड करता है. प्रोवाइड्स मोर अंडरस्टैंडिंग एंड पिक्चर ऑफ रियलिटी. ठीक है, और अच्छा अब बात करते हैं प्रॉब्लम फेस बाय द लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी. क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी. सबसे पहले एक्सटेंशन ऑफ मैनी नेटिव लैंग्वेज हुई है. एज पर पीपल सर्वे ऑफ इंडिया, एज पर पीपल्स सर्वे ऑफ इंडिया, पीपल्स लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ, एज पर पीपल्स लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया 220 लैंग्वेजेज जो हैं हैव बीन लॉस्ट इन पास्ट 50 ईयर्स. पास्ट 50 ईयर्स में 250 लैंग्वेज क्या होगी, लॉस्ट होगी. एंड अराउंड 400 मोर आर एट द रिस्क ऑफ डाइंग इन द नेक्स्ट 50 ईयर्स. नंबर सेकंड में बोलता है कि ट्राइबल लैंग्वेज आर द मोस्ट वल्नरेबल. ट्राइबल लैंग्वेज के मोस्ट वल्नरेबल है ड्यू टू लैक ऑफ स्क्रिप्ट एंड कंपटीशन फ्रॉम अदर लैंग्वेज. नंबर सेकंड में आता है डिस्क्रिमिनेटिव स्टेट पॉलिसी. डिस्क्रिमिनेटिव स्टेट पॉलिसीज की वजह से भी हो रही. माइनॉरिटी ऑफन कंप्लेंट्स ऑफ स्टेट्स बाइस टुवर्ड द मेजॉरिटी लैंग्वेज बोथ एट नेशनल लेवल, जैसे एंटी हिंदी एजिटेशन इन साउथ इंडिया इन 1950s to 60s. एंड स्टेट लेवल में क्या है, स्टेट लेवल डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द बंगाली स्पीकर्स इन आसाम. रिसेंटली Tulu speakers have been demanded official language status in Karnataka and Kerala. Number third is inadequate implementation of constitutional safeguards. ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन सेफगार्ड्स ही इनएडुकेट इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे हैं. तो आर्टिकल 350 ये क्या कहता है, कुड नॉट बी इम्प्लीमेंटेड इन फुल स्क्रिप्ट. तो आर्टिकल 350 ये जो है वो फुल स्क्रिप्ट में उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया ड्यू टू लेक ऑफ टीचर्स, एजुकेशनल मटेरियल्स और स्क्रिप्ट फॉर द माइनॉरिटी लैंग्वेज की वजह से. नंबर 4 क्या कहता है कि डिस्क्रिमिनेटी एंड होस्टाइल एटीट्यूड फॉर डोमिनेंट क्लास इन मैटर्स ऑफ जॉब कंपटीशन, हायर एजुकेशन फैसिलिटीज़ एंड सो ऑन.
Number 5th is politicization of languages. हेमिंड्रॉफ हैज़ स्ट्रेस दैट, हेमिंड्रॉफ ने क्या चीज़ पे स्ट्रेस दिया है कि द टेंडेंसी political leader to pursue minority languages as an obstruction to national integration manifest intolerance. स्टेप्स टेकन, क्या स्टेप्स लिए हमने? स्टेप्स हमने लिए हैं कि सबसे पहले हमने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 बनाई थी, जिसमें हम प्रमोट करेंगे मल्टी लिंग्वलिज्म को एंड सीक्स इम्प्लीमेंट प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 350A. फॉर एग्जांपल, रिसेंटली इंजीनियरिंग कोर्सेज इन 14 लैंग्वेजेस में चले गए ऑफ शेड्यूल्ड एंड वर इंट्रोड्यूस्ड. ठीक. नंबर 2 में हम लिखेंगे इसको, अदर कॉन्स्टिट्यूशन सेफगार्ड्स इंक्लूड आर्टिकल 29, 30, 347, 350A एंड 350B, स्पेशल कमिश्नर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज. नंबर 3 इज भाषा सर्टिफिकेट मीन्स सेल्फी कैंपेन, इंक्रीज कल्चरल डाइवर्सिटी एंड प्रमोट लिंग्विस्टिज्म. स्टेप्स नीडेड. अच्छा, वे फॉरवर्ड क्या है इसी जो मीन्स स्टेप हमने क्या स्टेप लेने? सबसे पहले हमें प्रिजर्व करना पड़ेगा. प्रिजर्वेशन ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस, टेक्नोलॉजी शुड बी यूज टू आइडेंटिफाई promote and document tribal language in the form of scripts and dictionary. नंबर 2, effective implementation of provision. हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के effective implementation provision करना पड़ेंगे and other constitution safeguards including proactive role of special officer for linguistic minorities article 350B. नंबर 3 में बोलता है कि inclusive and equitable state policy and promote minority language speakers in employment, education and administrative fields. नंबर 4 में कहता है कि clamping down on divisive politics and building tolerance within the people of other cultures. Number 5 promoting availability of books, educational materials and trained teachers minority and languages. For example, premier institutes like IIT Madras, IISc are languaging are leveraging AI technology to make content available in regional languages. Conclusion में हम इसको लिखेंगे कि hence national integration is only possible when people of minority groups feel secure and safe. Hence national integration is only possible when people of minority groups feel secure and safe. As UN has also declared International Year of 2022 to 32 of decade of indigenous language. Therefore, proactive steps should be taken to protect their language. अच्छा, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, वो है डिस्क्राइब द स्टेटस एंड प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द मुस्लिम्स इन इंडिया. सबसे पहले हम बोलेंगे मुस्लिम्स फ्रॉम द लार्जेस्ट 6 ऑफिशियली रिकग्नाइज्ड रिलीजियस माइनॉरिटीज इन इंडिया. दे कंस्टिट्यूट 14.2% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन. स्टेटस ऑफ मुस्लिम. सबसे पहले जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे. दे डू नॉट कंसिडर अ कल्चरल कम्युनिटी इन इंडिया एज दिस स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस, मेंटेन डिफरेंट लाइफ स्टाइल्स एंड आर स्प्रेड थ्रू आउट द कंट्री. मुस्लिम्स आर इन मेजॉरिटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, लक्षद्वीप, वेयर एज देयर एब्सोल्यूट नंबर इज हाईएस्ट इन उत्तर प्रदेश. नंबर 2 क्या है? सोशल स्टेटस इनका. सबसे आप जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा सोशल स्टेटस. सोशल स्टेटस में क्या है? They are divided into various denominations: Sunni, majority, Shia, Wahhabis, Bohras, etc. Though Islam does not provide for social stratification, caste system is founded in Indian Muslim. There exists a therefore machinery hierarchy of Ashraf higher caste and Ajlaf lower caste and Arzal degraded caste. ठीक. Status of women. Sex ratio 951/1000. Census 2011 higher than the national average. Though Islam provides equal status to women in fields of marriage, divorce, property, inheritance, etc., the social reality is that women are educationally and economically backward due to traditional restriction imposed by the male-dominated society. ठीक. Number 3 is economic and educational status. Findings of the Sachar Committee 2006 and NSSO's 68th drawn 2012-13 indicate that the literacy rate among the Muslims 59% is less than the national average. ठीक. The rate of deprivation is also high and percentage of the graduates is less than 1%.
They are majorly self-employed. The work are as artisan and agriculture laborers in rural areas, while in urban areas they are employed as artisans or industrial workers. Almost 1/3 of the Muslim population lives below poverty line. Political status क्या है इनका? Muslims have largely stayed away from the communal politics even in Muslims dominated areas. Representation of Muslims in making bodies is quite low. They have been suspected to communal violence and riots. For example, Gujarat riots 2002. For example, recent agitation act against CAA 2019 took a communal angle. They are guided by the Muslim personal laws which are administered by the religious functionaries. ठीक, प्रॉब्लम्स फेस, क्या प्रॉब्लम्स फेस करते हैं सब। और नंबर फिफ्थ में हम क्या लिखेंगे इसको? नंबर फिफ्थ इज पॉलिटिसाइजेशन ऑफ रिलीजन। अच्छा, प्रॉब्लम क्या फेस कर रहे हैं? पॉवर्टी एंड बैकवर्ड स्टेटस, द हाई लेवल ऑफ इलिटरेसी कंपाउंडेड by a low labor force participation ratio ensures that they are trapped in the vicious cycles of poverty. नंबर सेकंड में आपका डिस्क्रिमिनेशन, स्टीरियोटाइपिंग एंड कम्युनल वायलेंस। द रिसेंट इंसाइटमेंट्स ऑफ मोब वायलेंस थ्रो हरिद्वार हेट स्पीच आर bully by app case etc are case in point. Number third is problems of identity. They have to grapple with the issue of identity in their own country. The situation further worsens with growing intolerance. Number fourth is undisrepresentation in legislature, executive and bureaucracy. This issue was identified by Sachar Committee 2006. It makes them vulnerable to politics of hate and division. Steps taken and way ahead. The Constitution safeguard provides right to equality to all the religious minorities, Article 14, 15 and 16, and right to freedom of religion, Article 25 to 28, along with other special safeguards for religious minorities, Article 29 and 30. It should be ensured that these provisions are properly implemented with assistance of Nation Commission for Minorities. Special designated education and economic policies for Muslims, for example, नई मंजिल स्कीम, एजुकेशन फॉर स्कूल ड्रॉप आउट्स, नया सवेरा स्कीम, USTDAP स्कीम, अपग्रेडिंग ट्रेडिशनल आर्ट एंड क्राफ्ट स्किल्स एटसेट्रा. Increase political participation of Muslims, spreading awareness, creating a tolerant and inclusive society by educating all religious groups in the spirit of सर्व धर्म संभव. कंक्लूजन में हम इसको लिखेंगे, A separate Ministry of Minority Affairs was also established in 2006 to safeguard the interest of minorities. Further, the positive steps should be taken in discretion of the Uniform Civil Code, Article 44 in the Constitution with all stakeholders. What is the status of problems faced by the Christians? The Christians form the second largest of the six officially recognized minorities in India. Christians are the second largest of the six officially recognized minorities in India. They are 2.3% of the entire population. सबसे पहले इसका जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ है? इनका जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन है आपका, they don't constitute a single cultural community in India. They speak different languages, maintain different lifestyles and are spread throughout the country. Around 60% of the Christian population lives in the southern states of Kerala, Tamil Nadu, Andhra Pradesh and Karnataka. They also constitute majority of the northeastern states, Nagaland, Mizoram and Meghalaya etc. अच्छा, स्टेटस ऑफ क्रिश्चियन, स्टेटस क्या है? सोशल स्टेटस में क्या है इनका? सोशल स्टेटस में इनका है, सेवरल डिनोमिनेशन एग्जिस्ट अमंग द इंडियन क्रिश्चियंस लाइक सीरियन क्रिश्चियंस, लैटिन रोमन कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट्स, दलित क्रिश्चियंस एंड ट्राइबल क्रिश्चियंस. कास्ट हायरार्की में क्या है इनका? प्रीच्ड अमंग द इंडियन क्रिश्चियंस एज मेनी ऑफ देम द converts from the tribal and backward caste. Even the church is not free from the caste prejudices and discriminates against them. For example, in Kerala, the Christian converts from the untouchable groups like Pulyas and Prayas worked as landless labor for Syrian Christians and other upper caste. Status of women. The sex ratio is 10:3, which is the highest among all the religious groups. In women tend to enjoy the more freedom and education opportunities than the counterparts of the other religious group. Number second is education and economic status. Education and economic, they have the high literacy rate 74%, mainly because of efforts of missionaries. Urban areas, Christians are engaged in the service-oriented jobs, while rural areas they do both traditional and non-traditional works. Number third is Dalit converts are often engaged in the low-paying jobs. Political status, Christians are not organized into political parties due to their small size and high fragmentation. They also have the secular outlook towards the politics, keep church separate from the state.
प्रॉब्लम्स फेस्ड, ग्रोइंग इंटॉलरेंस एंड डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। शोरबने सिकंदरा 2019 इन दिस एंड दिस, ये लिख सकते हैं हम। प्रॉब्लम्स आइडेंटिटी, पॉलिटिकल इंटरेस्ट, उसके बाद स्टेप टेकन एंड वे हेड, सेम एज क्वेश्चन नंबर 3, और कंक्लूजन सेम एज क्वेश्चन नंबर 3। सिक्स में हम क्या लिखेंगे? सिक्स में हम लिखेंगे सिक्स फ्रॉम द मेजर, सिक्स फ्रॉम द थर्ड मेजर रिलीजियस माइनॉरिटी इन इंडिया, आउट ऑफ द सिक्स ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड माइनॉरिटीज, दे कंस्टिट्यूट 1.7% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन इनका पंजाब में है एंड नियर बाई द हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और जम्मू एंड कश्मीर। स्टेटस ऑफ सिक्स क्या है? सोशल स्टेटस, ठीक है, इकोनॉमिक स्टेटस, बाकी स्टेप टेकन, कंक्लूजन इसमें सेम वही रहेगी। अच्छा, बुद्धिस्ट कितने हैं? तो फोर्थ लार्जेस्ट हैं, और कितने हैं? 0.7% है टोटल पॉपुलेशन। इनका रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। कहाँ कहाँ ये पाए जाते हैं? महाराष्ट्र में मोस्टली हिंदू कन्वर्ट्स हु वर ड्राइवन टू आइडियाज ऑफ बी आर अम्बेडकर, दे आर आल्सो फाउंड इन नॉर्थ ईस्टर्न एंड नॉर्थ हिमालयन स्टेट्स में भी पाए जाते हैं। स्टेटस क्या है? सोशल स्टेटस, सब कुछ ही सेम ही रहेगा। अच्छा, स्टेटस ऑफ जैन्स क्या है? दे कंस्टिट्यूट 0.37% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। इट वाज रिकग्नाइज्ड एज डिस्टिंक्ट माइनॉरिटी रिलीजियस ग्रुप इन 2014 में इनको किया गया था। कहाँ कहाँ है? महाराष्ट्र में, राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश में। बाकी ये सेम ही रहेगा, ठीक है। ज़ोरास्ट्रियन, पारसी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डिस्कस द स्टेटस एंड द प्रॉब्लम्स ऑफ रिलीजियस माइनॉरिटीज इन इंडिया। तो ऑलरेडी हमने ऊपर कर लिया है, तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन इसके हम देख लेते हैं। रिलीजियस माइनॉरिटी क्या होता है? रेफर्स टू द स्मॉलर ग्रुप ऑफ पीपल। क्या है? स्मॉलर ग्रुप ऑफ पीपल हु हैव अ डिस्टिंक्ट रिलीजियस आइडेंटिटी। उनके पास क्या डिस्टिंक्ट रिलीजियस आइडेंटिटी है फ्रॉम रेस्ट ऑफ इंडिया। मेजॉरिटी पॉपुलेशन इन पार्टिकुलर रीजन। इंडिया हैज़ ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड 6 रिलीजियस माइनॉरिटीज। उसके बाद हम इसको एक चार्ट को बनाएंगे, है ना। 73% मुस्लिम, 6% बुद्धिस्ट, 9% सिक्स, 12% क्रिश्चियंस। दे इन टोटल कंस्टिट्यूट ऑफ 20% ऑफ द इंटायर पॉपुलेशन। अच्छा, उसके बाद स्टेटस ऑफ रिलीजियस माइनॉरिटीज, सोशल स्टेटस, कास्ट आइडियोलॉजी, ठीक है, रिलीजियस माइनॉरिटीज, सोशल स्टेटस ऑफ वुमेन, एजुकेशन एंड इकोनॉमिक स्टेटस क्या है इनका। मीन्स हम इसको किससे जाएंगे? पेस्टल अप्रोच से, PESTAL, पेस्टल अप्रोच से जाएंगे, ठीक है। पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल तो नहीं देखेंगे इसमें, ठीक है, और लिंग्विस्टिक। पॉलिटिकल से प्रॉब्लम क्या फेस कर रहे हैं? सेम प्रॉब्लम्स ऑफ आइडेंटिटी, डिस्क्रिमिनेशन, स्टीरियोटाइपिंग एंड कम्युनल वायलेंस, ठीक है। पॉवर्टी एंड बैकवर्ड स्टेटस, वायलेंस बिटवीन दलित्स एंड द कन्वर्ट्स and Hindu elements, interreligious discrimination against Dalits and tribal converts, lack of representation of legislature, executive and bureaucracy, low status of women, separatist tendency and demands, politicization of minorities and vested political interest, problem related to introduction of uniform civil code, steps taken already हमने ऊपर पढ़ लिया है। कंक्लूजन हम लिखेंगे, द प्रीएम्बल्स explicitly states India to be a secular nation. Therefore, we as a society should work in the same spirit to ensure national growth and integration. Examine the prevalence of the caste ideology among religious minorities. Caste refers to the social form of stratification characterized by the hierarchy, arranged, close, endogamous strata. J.H. Hutton has remarked that caste is in India's air and neither the followers of Islam or Christianity or any other religion could escape it. Prevalence of caste ideology in religious minorities. None of the non-Hindu religions prescribes caste-based social order. However, despite their egalitarian ideology, caste system prevails in them. Islam, Indian Muslims are divided into three-fold hierarchy: Ashraf, the noble; Ajlaf, the lower caste; and the Arzal, the degraded. Ashraf refers to the caste like Sayyid and Sheikh.
who claim that to be descendant of the early Muslim immigrants. ठीक. Ajlaf refers to those converts who belong to artisan group like Kasai, Sulha, while Azal refers to the Dalit converts. Imtiaz Ahmad 2015 has said that similar to Sanskarization among the Hindus, the process of Ashrafization is prevalent among the Indian Muslims to attain upward social mobility. Ali Anwar in his book Masawat Ki Jang 2005 has said that discrimination persists even in mosques. Christian. Several denominations exist among the Indian Christians, as such as Syrian Christians, Roman Christians, etc. Dalit Christians. Sikhism. Sikhs are divided into land-owning upper caste of Jat Sikhs, the commercial caste like Arora, Khatri and Bhatia Sikhs, and the Dalit groups are like Balmiki, Mazaki, Mazlahi Sikhs. Sanskritization visible among the youth of non-Jat Sikhs groups. Buddhism and Jainism. ठीक है, पास इज कंक्लूजन. Thus, as said by the D.N. Majumdar, caste is a ground for reality of India. यहाँ कंक्लूजन लिखें, रिलीजन शुड फुलफिल द रोल ऑफ सोशल सॉलिडेरिटी एज लेड बाय द स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट, हेंस एडुकेट स्टेप्स आर नीडेड इन दैट डायरेक्शन. ये हो गया हमारा कंप्लीट. अब बात करते हैं हम यूनिट 5.3 की. 5.3 में डिस्क्राइब द कंसेप्ट ऑफ संस्कृताइजेशन. संस्कृताइजेशन क्या होता है? इंट्रोडक्शन में हम इसको लिखेंगे. M.N. Srinivas gave the concept of the Sanskritization in his book Religion and Society Among the Cogs of South India 1952. M.N. Srinivas ने क्या कंसेप्ट लिया था संस्कृताइजेशन का अपनी बुक में? किस बुक में? रिलीजन एंड सोसाइटी एमंग द कॉग्स ऑफ साउथ इंडिया 1952 में इसको लिखा था इसने. ठीक है, पब्लिश किया था. तो ये होता है संस्कृताइजेशन. इट रेफर्स टू अ प्रोसेस. क्या होता है ये? इट रेफर्स टू अ प्रोसेस बाय विच लोअर कास्ट. क्या होता है संस्कृताइजेशन? इट रेफर्स अ प्रोसेस जब बाय विच लोअर कास्ट इमुलेट द कस्टम्स. जब लोअर कास्ट क्या करती है? इमुलेट्स द कस्टम्स, रिचुअल्स एंड आइडियोलॉजीज ऑफ अ डोमिनेंट कास्ट. जब लोअर कास्ट क्या करती है? इमुलेट करती है कस्टम, रिचुअल और आइडियोलॉजी की डोमिनेंट कास्ट की, प्रेफरेबली दुर्जा मीन ट्वाइस बर्न टू अटेन हायर सोशल स्टेटस. इसको हम क्या कहते हैं? संस्कृताइजेशन कहते हैं. बेसिक प्रीमिस ऑफ संस्कृताइजेशन क्या है? संस्कृताइजेशन रेफर्स टू द कलेक्टिव मोबिलिटी ऑफ द इंटायर कास्ट ग्रुप. इट इज अचीव्ड विद इन द पीरियड ऑफ 2-3 जनरेशंस. संस्कृताइजेशन रेफर्स टू द कलेक्टिव मोबिलिटी. क्या है? कलेक्टिव मोबिलिटी ऑफ इंटायर कास्ट ग्रुप. इंटायर कास्ट को क्या है? कलेक्टिव मोबिलिटी है. ये कैसे अचीव होती है? विद इन अ पीरियड ऑफ 2 to 3 जनरेशन में अचीव होती है. इट रेफर्स टू कल्चरल चेंज. क्या है? कल्चरल चेंज. कलेक्टिव मोबिलिटी है और कल्चरल चेंज है विच इज़ नॉट ऑलवेज अकोम्पनीड बाय द स्ट्रक्चरल चेंज. वो कभी भी किसी अकोम्पनी नहीं होती, स्ट्रक्चरल चेंज से अकोम्पनी नहीं होती. संस्कृताइजेशन डज नॉट ऑलवेज जनरेट अपवर्ड कास्ट मोबिलिटी. संस्कृताइजेशन कभी भी अपवर्ड कास्ट मोबिलिटी जनरेट नहीं करती है. फॉर एग्जाम्पल, चामार्स इन यूपी डिस्पाइट इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी कुड नॉट अचीव अपवर्ड मोबिलिटी. एजेंट्स एंड फैक्टर्स ऑफ संस्कृताइजेशन. क्या एजेंट्स और फैक्टर्स हैं किसकी? संस्कृताइजेशन. इंप्रूवमेंट इन इकोनॉमिक स्टेटस. फॉर एग्जाम्पल, नोरिया कास्ट ऑफ यूपी हैज़ ट्रेडिशनली साल्ट मेकर. क्या थी वो? साल्ट मेकर थी. अंडर द ब्रिटिश दे टुक अप वेरियस कॉन्ट्रैक्ट्स एंड बिकम वेल्दी. ओवर द पीरियड ऑफ टाइम दे एमुलेटेड द लाइफ स्टाइल ऑफ द लोकल क्षत्रिय एंड gained upward mobility. Number second is political power and patronage. For example, Marathas were originally Shudras. Marathas were originally क्या थे? वो Shudras थे. But under Shivaji, they transitioned into the Kshatriyahood after establishing their own kingdom, defeating Mughals. Number third is expanding means of transport and communication has turned the Sanskritization process. For example, cinema and radio have popularized the culture of higher caste. Impact of Sanskrit. क्या impact हुआ संस्कृताइजेशन? Many lower castes are more liberal and progressive in their attitude towards women, sexual conduct, freedom to choose life and partner. Many lower caste में क्या हुआ कि are more liberal. क्या है? more liberal है और progressive है अपनी attitude towards a woman. उसके बाद sexual conduct और freedom to choose life partner. They give up their liberal practices. वो क्या करते हैं? give up करते हैं अपनी liberal practices and tend to become conservative due to संस्कृताइजेशन. अपनी लिबरल प्रैक्टिस और बिकम कंजर्वेटिव बन गए हो ड्यू टू संस्कृताइजेशन. देयर इज अ कॉन्शियस शिफ्ट टुवर्ड्स द ऑर्थोडॉक्स जॉइंट फैमिली सिस्टम विद अ पैट्रियार्कल अथॉरिटी मीन रिस्टोरेशन ऑफ द ट्रेडिशनल वैल्यूज एंड स्ट्रॉन्गर कास्ट ऑर्गेनाइजेशन. नंबर थर्ड इज लोअर कास्ट गिव अप their own customs and tradition and adopt new one. For example, bride price replaced by dowry practices. There is an increased tendency towards modern education and better employment opportunities.
It can also cause social tension and violence in local areas due to resistance from the middle strata. Significance of Sanskritization. अच्छा, सिग्निफिकेंस ऑफ संस्कृताइजेशन, क्या सिग्निफिकेंस संस्कृताइजेशन के सिग्निफिकेंस क्या है? सबसे पहले फर्स्ट इज डेनियल मेंडलबॉम ने क्या कहा है, कॉज संस्कृताइजेशन अ सेफ्टी वैल्यू, क्या है, एक सेफ्टी वैल्यू फॉर कास्ट सिस्टम, सेफ्टी वैल्यू किसकी, कास्ट सिस्टम के लिए। थियोरेटिकली कास्ट सिस्टम के एक रिजिड सिस्टम है वेयर स्टेटस इज एस्क्राइब्ड बाय बर्थ, स्टेटस कैसे मिलता है, एस्क्राइब्ड बाय बर्थ से मिलता है, एंड देयर इज नो स्कोप ऑफ मोबिलिटी, यहाँ पे कोई भी स्कोप मोबिलिटी नहीं है। हाउएवर संस्कृताइजेशन प्रोवाइड्स अ रे ऑफ होप टू लोअर कास्ट टू एस्केप देयर डिप्रिवेशन बाय सीकिंग अपवर्ड मोबिलिटी, by seeking upward mobility. Limitation क्या है इसकी? एसी दुबे हैज स्टेटेड दैट जनरलाइज्ड पैन इंडियन संस्कृताइजेशन मॉडल कैन नॉट बी यूज्ड टू एनालाइज द कॉम्प्लेक्स कल्चर सीन इन इंडिया विद अ लॉट ऑफ रीजन वेरिएशन। क्या बोला है एसी दुबे ने? जनरलाइज्ड प्लान इंडियन संस्कृताइजेशन, क्या है, संस्कृताइजेशन मॉडल कैन नॉट बी यूज़ नहीं कर सकते हम टू एनालाइज द कॉम्प्लेक्स कल्चर सीन इन कॉम्प्लेक्स कल्चर सीन इंडिया में जनरलाइज्ड मॉडल, जनरलाइज्ड इंडियन संस्कृति मॉडल हम यूज़ नहीं कर सकते हैं विद अ लॉट ऑफ रीजन, क्योंकि लॉट ऑफ रीजन वेरिएशन है इंडिया में। इट डज नॉट टेक इनटू अकाउंट द इम्पैक्ट ऑफ इस्लाम, क्रिश्चियनिटी और बुद्धिज्म ऑन इंडियन सोसाइटी। मोर एवर संस्कृताइजेशन इज नॉट अ सिंगल कंसेप्ट बट अ बंडल ऑफ कंसेप्ट है। इट कैन बी बोथ रिचुअल एंड सेकुलर भी हो सकता है। इन द सेकुलर मॉडल द प्रीमाइज मोटिव टू गेन पावर एंड नॉट टू अचीव हाई रिचुअल स्टेटस। इन मॉडर्न इंडिया में क्या है, अ न्यू ट्रेंड कंट्रेरी टू संस्कृताइजेशन हैज़ इमर्ज, क्या है वो? Due to benefits of reservation, many castes want to retain their backward status. Many well-off castes are also projecting themselves as backward to gain benefits. Means decentralization and tribalization. For example, Gujars have been agitating for ST status. Conclusion में हम इसको लिखेंगे, Thus the attraction of Sanskritization has declined in post-independence India. Sanskritization का जो has declined, attraction जो थी Sanskritization वो decline हो गई किसमें, पोस्ट इंडिया में, ड्यू टू पॉलिटिकल और इकोनॉमिक मोबिलाइजेशन ऑफ बैकवर्ड कास्ट की वजह से। देयर इज एन इंक्रीज शिफ्ट टुवर्ड्स द वेस्टर्नाइजेशन इंस्टेड, देयर इज एन इंक्रीज शिफ्ट टुवर्ड्स वेस्टर्नाइजेशन इंस्टेड। डिफरेंस बिटवीन ट्राइब कास्ट कंटिन्यूम एंड संस्कृताइजेशन, तो ये हम आराम से लिख सकते हैं। ट्राइब कास्ट कंटिन्यूम क्या होता है, मेनली लोअर कास्ट एंड ट्राइब्स इसमें इन्वॉल्व हो। संस्कृताइजेशन में क्या होता है, इंटरेक्शन बिटवीन होती है लोअर एंड हायर कास्ट। बोथ ग्रुप्स आर इवेलुएट ईच अदर्स फीचर्स, इसमें ओनली वन इवेलुएशन, लोअर कास्ट इवेलेट्स हायर कास्ट। स्लो एंड ग्रेजुअल प्रोसेस होता है ये क्या होता है, ये भी ग्रेजुअल होता है बट कंप्लीटेड टू 2 to 3 जनरेशन में होती है। नो कंसेप्ट ऑफ चेंज इन सोशल स्टेटस, इसमें क्या होता है, मेन मोटिव इसका जो होता है वो चेंज इन सोशल स्टेटस एंड पॉलिटिकल स्टेटस होता है। इसमें क्या होता है, टाइप कास्ट कंटिन्यू इंक्रीज इन पोस्ट इंडिया, ये कब पोस्ट इंडिया में इंक्रीज हुई और ये लेस एक्टिविटी हुई है, ऑप्शन नो। अच्छा, अब वेस्टर्नाइजेशन की बात करें। वेस्टर्नाइजेशन क्या होता है, एम एन श्रीनिवास गेव द concept of westernization in his paper A Note on Westernization and Sanskritization in 1956। एम एन श्रीनिवास ने क्या दिया था, अब कंसेप्ट दिया था किसने, किसका, वेस्टर्नाइजेशन के, किसमें, अपने पेपर में, ए नोट ऑफ वेस्टर्नाइजेशन एंड संस्कृताइजेशन 1956 में। ही डिफाइन इट एज, कैसे इसने डिफाइन इसको किया है, एज अ चेंजेस ब्रॉट अबाउट इन इंडियन सोसाइटी, चेंजेस ब्रॉट अबाउट इन सोसाइटी एंड कल्चर, चेंजेस ब्रॉट अबाउट इन इंडियन सोसाइटी एंड कल्चर जैसे होती हैं वैसे ही कैसे डिफाइन इसने किया था वेस्टर्नाइजेशन को, एज अ चेंजेस ब्रॉड इन इंडियन सोसाइटी, जो चेंजेस हो रही है किसमें, इंडियन सोसाइटी में एंड कल्चर में, एज अ रिजल्ट ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्न नेशन, किसकी वजह से, वेस्टर्न नेशन के इन्फ्लुएंस की वजह से और पार्टिकुलरली ब्रिटिश रूल की वजह से। द चेंजेस आर इन एरियाज ऑफ टेक्नोलॉजी, किस में हो रही है, टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूशंस में, आइडियोलॉजी में और वैल्यूज़ में, इसको हम क्या कहते हैं, वेस्टर्नाइजेशन कहते हैं। अब फीचर्स क्या है वेस्टर्नाइजेशन, सबसे पहले आपकी टेक्नोलॉजिकल डायमेंशन ऑफ वेस्टर्नाइजेशन क्या है, इम्फसाइज ऑन इनोवेशन, किस पे टेक्नोलॉजिकल डायमेंशन ऑफ वेस्टर्नाइजेशन किस पे इम्फसाइज करती है, आपकी इनोवेशन पे, फॉर एग्जाम्पल रेलवेज, प्रिंटिंग प्रेस एट्सेट्रा, इस पर क्या करती है आपकी, ये आपकी इम्फसाइज करती है। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द न्यू टेक्नोलॉजिकल एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इस पर भी करती है। आइडियोलॉजिकल डायमेंशन पे सबसे नंबर सेकंड आइडियोलॉजिकल डायमेंशन। आइडियोलॉजिकल डायमेंशन में क्या है, इम्फसाइज ऑन रेशनलिटी, इक्वलिटी, साइंटिफिक टेम्पर एंड सेकुलरिज्म। आइडियोलॉजिकल डायमेंशन में इम्फसाइज किस पे करती है, रेशनलिटी पे, इक्वलिटी पे, साइंटिफिक टेम्पर और सेकुलरिज्म पे। नंबर थर्ड इज एज पर श्रीनिवास, वेस्टर्नाइजेशन क्या प्रमोट करती है, संस्कृताइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन प्रमोट संस्कृताइजेशन। फॉर एग्जाम्पल मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट कॉज इंक्रीज्ड माइग्रेशन, दस एक्सेलरेटिंग संस्कृताइजेशन, क्या हुआ, इसे एक्सेलरेटिंग संस्कृताइजेशन होगी। ठीक है, उसके बाद आता है आपका हेरोल्ड गोल्ड सेज दैट, हेरोल्ड गोल्ड ने क्या कहा था, दैट इट इज़ द हायर कास्ट ऑलरेडी संस्कृताइज हु गोज
through westernization to maintain the social distance between themselves and the lower caste. Lower caste initiate the higher caste ones, and thus it is through the model of Sanskritization only that they get westernized. For example, in central UP, lower caste began wearing leather shoes to emulate the Brahmins. नंबर 50 इंस्टीट्यूशनल डोमेन. इंस्टीट्यूशनल डोमेन में क्या हुआ था कि डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनी, जुडिशियरी, लेजिस्लेटिव एटसेट्रा आई. ठीक है. अब इसके इम्पैक्ट ऑफ वेस्टर्नाइजेशन, इम्पैक्ट क्या पड़ेगी वेस्टर्नाइजेशन की इसमें इंडियन सोसाइटी में. ठीक है. योगेंद्र सिंह क्या कहते हैं, लिस्ट डाउन द फॉलोइंग इम्पैक्ट. योगेंद्र सिंह ने लिस्ट डाउन किया फॉलोइंग इम्पैक्ट, इसने लिस्ट डाउन किया. सबसे पहले क्या है, एक्सपेंशन ऑफ मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम रादर देन ट्रेडिशनल वन. एक्सपेंशन हुआ किसका, मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम का रादर देन किसके, ट्रेडिशनल वन से. नंबर सेकंड इज प्रमोशन ऑफ अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन. किसका हुआ प्रमोशन हुआ, अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन का क्या हुआ, प्रमोशन हुआ. इट काज डिसइंटीग्रेशन ऑफ ट्रेडिशनल जॉइंट फैमिली. इससे क्या हुआ, डिसइंटीग्रेशन किसके, ट्रेडिशनल जॉइंट फैमिली का. नंबर थर्ड इज राइज ऑफ मॉडर्न वैल्यूज लाइक ह्यूमनिज्म. मॉडर्न वैल्यूज का इनोवेशन राइज हुआ जिससे ह्यूमनिज्म, रेशनलिज्म, इक्वलिटी एंड सो ऑन. इससे क्या हुआ, इमेंसिपेशन ऑफ वुमेन एंड बैकवर्ड क्लास ड्यू टू सोशल रिफॉर्म्स. नंबर फोर्थ इज एक्सपेंशन ऑफ नेटवर्क ऑफ कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट हुआ. नंबर फिफ्थ इज कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट विद इन इंडिजीनियस ट्रेडिशंस, शिफ्ट फ्रॉम कलेक्टिविज्म टू इंडिविजुअलिज्म, मिनिमलिज्म टू मटेरियलिज्म. राइज ऑफ नेशनलिज्म एंड न्यू नेशन कंसेंसस से हुआ. और नंबर सेवन, द सिस्टम ऑफ कास्ट इज बिकमिंग लेस रिजिड. सिस्टम ऑफ कास्ट क्या बनने लगी, लेस रिजिड बनने लगी एंड इज पेविंग वे फॉर क्लास ओरिएंटेड सोसाइटी. सिस्टम ऑफ कास्ट इज बिकमिंग क्या होने लगी, लेस रिजिड होने लगी और पेविंग वे फॉर क्लास ओरिएंटेड सोसाइटी. कंक्लूजन में हम इसको लिख सकते हैं, वेस्टर्नाइजेशन इज कंसिडर्ड अ वैल्यू लोडेड टर्म. वेस्टर्नाइजेशन इज कंसिडर्ड क्या है, एक वैल्यू लोडेड टर्म है ड्यू टू कॉलोनियल कॉनोटेशन. हेंस मैनी स्कॉलर्स एडवोकेट द यूज ऑफ टर्म मॉडर्नाइजेशन. मैनी स्कॉलर क्या एडवोकेट करते हैं, यूज ऑफ टर्म मॉडर्नाइजेशन. इट आल्सो डिपिक्ट दैट वी हैव imbibed only those future which suit our own values and needs. अच्छा, वेस्टर्नाइजेशन क्या, कंक्लूजन में हम इसको लिखेंगे, वेस्टर्नाइजेशन इज कंसिडर्ड अ वैल्यू लोडेड. वेस्टर्नाइजेशन कंसिडर्ड वैल्यू लोडेड टर्म. वेस्टर्नाइजेशन क्या है, कंसिडर्ड एज अ वैल्यू लोडेड टर्म है ड्यू टू कॉलोनियल कॉनोटेशन, ड्यू टू कॉलोनियल कॉनोटेशन की वजह से. हेंस मैनी स्कॉलर्स जो है वो क्या करते हैं, एडवोकेट करते हैं द यूज ऑफ टर्म मॉडर्नाइजेशन. इट आल्सो डिपिक्ट दैट वी हैव इम्बाइडेड ओनली दोज फीचर. और क्या डिपिक्ट करता है, वी हैव इम्बाइड, हमने सिर्फ वही फीचर इम्बाइड किया है जैसे विच सूट आवर ओन वैल्यूज एंड नीड्स. क्वेश्चन नंबर 3 में बोलता है मॉडर्नाइजेशन क्या होता है. मॉडर्नाइजेशन क्या होता है, मॉडर्नाइजेशन होता है आपका, मॉडर्नाइजेशन रेफर्स टू द कम्प्लेक्स सेट्स ऑफ चेंजेस दैट टेक प्लेस इन अ सोसाइटी. क्या होता है, कम्प्लेक्स मॉडर्नाइजेशन रेफर्स टू द, जो कम्प्लेक्स जो है वो सेट्स ऑफ चेंजेस जो होते हैं किसमें, टेक्स प्लेस इन किसी सोसाइटी में, एज इट अटेम्प्ट टू गेट मोर इंडस्ट्रियलाइज एंड अर्बनाइज. क्या अटेम्प्ट होता है यहाँ पे, टू गेट ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइज और अर्बनाइज होने की अटेम्प्ट करता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, मॉडर्नाइजेशन. मॉडर्नाइजेशन क्या होता है, रेफर्स टू द कम्प्लेक्स सेट ऑफ चेंजेस दैट टेक प्लेस इन अ सोसाइटी. कम्प्लेक्स सेट ऑफ चेंजेस दैट टेक प्लेस इन अ सोसाइटी एज इट अटेम्प्ट्स टू गेट मोर इंडस्ट्रियलाइज एंड अर्बनाइज. अच्छा, डैनियल लेंसर क्या कहते हैं 1964 में, कहते हैं हैज़ गिवन द फॉलोइंग डायमेंशन ऑफ मॉडर्नाइजेशन. इसने फॉलोइंग डैनियल लेंसर ने 1964 में फॉलोइंग डायमेंशन दी किसी मॉडर्नाइजेशन. सबसे पहले टेक्नोलॉजिकल इसमें क्या बोला, इट इंक्लूड्स एम्फसाइज ऑन मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी. इसमें सबसे ज़्यादा एम्फसाइज किसमें, मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन एटसेट्रा इस पर किया. नंबर सेकंड इज इकोनॉमिक पे, इट इज़ करेक्टराइज्ड बाय ग्रोइंग कंज्यूमरिज्म, occupational mobility and specialization in modern jobs. Economic में it is characterized by growing consumerism, occupational mobility और specialization in modern jobs. नंबर थर्ड इज पॉलिटिकल में क्या बोला इसने, इंक्रीज एम्फसाइज किस पे, सबसे ज़्यादा इसे एम्फसाइज किया इंडिविजुअल राइट्स पे, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन और पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में. पॉलिटिकल में क्या हुआ, इंक्रीज एम्फसाइज ऑन इंडिविजुअल राइट्स, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन एंड पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन. नंबर फोर्थ इज सोशल में क्या हुआ, देयर इज अ राइज इन मॉडर्न एजुकेशन एंड लिटरेसी लेवल्स, इमेंसिपेशन ऑफ वुमेन एंड बैकवर्ड कास्ट. नंबर फिफ्थ में साइकोलॉजिकल में क्या इंपैक्ट पड़ा इसका, प्रमोट्स ऑफ मॉडर्न वैल्यूज लाइक, साइकोलॉजिकल इंपैक्ट में आया है इसका, प्रमोशन ऑफ मॉडर्न वैल्यूज लाइक रेशनलिज्म, लिबर्टी, ह्यूमनिज्म, इक्वलिटी, साइंटिफिक टेम्पर एटसेट्रा, इसका प्रमोशन हुआ. अदर फीचर्स क्या है, एस सी दुबे क्या कहते हैं, अदर फीचर्स में एस सी दुबे कहते हैं हैज़ रिमार्क दैट मॉडर्नाइजेशन अनलाइक वेस्टर्नाइजेशन. मॉडर्नाइजेशन हैज़ रिमार्क दैट, इसने क्या रिमार्क किया है कि मॉडर्नाइजेशन अनलाइक वेस्टर्नाइजेशन इज अ वैल्यू न्यूट्रल. क्या है, एक वैल्यू न्यूट्रल है, वो सेफ्टी वैल्यू थी और ये वैल्यू न्यूट्रल है. इट इज़ मोर कल्चरली सेंसिटिव, ये क्या है, मोर कल्चरली सेंसिटिव है. इट प्रोवाइड्स अ मिडल ग्राउंड बिटवीन एस्पायरिंग ऑफ अ डेवलपमेंट बाय अडॉप्टिंग मॉडर्न सिस्टम एंड द सेम टाइम परस्यूइंग कल्चरल आइडेंटिटी. एस सी दुबे क्या और क्या कहते हैं कि फर्दर रिमार्क इन हिज बुक में क्या लिखते हैं ये,
कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड इट्स मॉडर्नाइजेशन में क्या लिखते हैं ये 1974 में इसने ये बुक लिखी है। कौन सी? कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड इट्स मॉडर्नाइजेशन। ये इसमें क्या फर्दर रिमार्क करते हैं दैट मॉडर्न करेक्टर हैज़ इंटर्ड इंडियन सोसाइटी थ्रू एसिमिलेशन। मॉडर्न जो करेक्टर है इंडियन सोसाइटी में कैसे एसिमिलेट हुए हैं? थ्रू एसिमिलेशन से। कैसे इंटर हुए? थ्रू एसिमिलेशन से इंटर हुए हैं एंड नॉट रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट से नहीं हुए बल्कि एसिमिलेशन से हुए। ही आल्सो स्टेट है, इसने और क्या कहा था कि दैट देर इज़ नो स्टैंडर्ड मॉडल। यहाँ पे कोई भी नो स्टैंडर्ड मॉडल है ऑफ मॉडर्नाइजेशन का एंड नो फिक्स्ड पाथ है फॉर इट्स अटैचमेंट के लिए। फॉर इंस्टांस इंडिया हैज़ चोजन डेमोक्रेसी एंड सेकुलरिज्म ऑन द बेसिस ऑफ मॉडर्नाइज सोसाइटी। कंक्लूजन में हम इसको क्या लिखेंगे? दस मॉडर्नाइजेशन इज अ वैल्यू न्यूट्रल टर्म। मॉडर्नाइजेशन क्या है? वैल्यू न्यूट्रल टर्म है। एम श्रीनिवास कंसिडर्स इट एज वन ऑफ द एम श्रीनिवास के कंसिडर इसको क्या है कि एज वन ऑफ द देयर कोर प्रोसेस। क्या है? कोर प्रोसेस बिहाइंड सोशल चेंज इन इंडिया अलॉन्ग विद संस्कृताइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन। तो कंक्लूजन में हम क्या लिखेंगे इसको? दस मॉडर्नाइजेशन इज अ वैल्यू न्यूट्रल। मॉडर्नाइजेशन इज अ वैल्यू न्यूट्रल term. Modernization is a value neutral term. M.N. Srinivas considered it as one of the term. M.N. Srinivas considered is one of the term of core processes behind the social change in India. M.N. Srinivas considered it as one of the term. M.N. Srinivas considered it as one of the term core processes behind social change in India, along with sanskritization and modernization. So thus modernization is a value neutral term. M.N. Srinivas considered it as one of the core processes and social change in India, along with the sanskritization and modernization. What are the indigenous and exogenous process of social culture change in Indian society? इसमें हम संस्कृताइजेशन लिखेंगे, वेस्टर्नाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन और सेकुलराइजेशन लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद ग्लोबल मार्केट इकोनॉमी, यूनिवर्सलाइजेशन, पार्टिकुलरिज्म, रोल ऑफ डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन, पंचायती राज, रोल ऑफ मीडिया एंड सोशल मीडिया लिखेंगे। एक्सप्लेन द इंटरप्ले ऑफ लिटल एंड ग्रेट ट्रेडिशन। ये हमने ऑलरेडी शायद पढ़ लिया है, लेकिन फिर भी हम इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 4 में बोलता है एक्सप्लेन द इंटरप्ले ऑफ लिटल एंड ग्रेट ट्रेडिशंस, ठीक है। इंट्रोडक्शन में हम इसको लिखेंगे द कंसेप्ट ऑफ लिटल एंड ग्रेट ट्रेडिशन वर फर्स्ट प्रपोज बाय द आर रेडफील्ड इन हिज बुक पीजेंट सोसाइटी एंड कल्चर 1956। रेडफील्ड एक्सप्लेन द एवरी सिविलाइजेशन इज कंपोज्ड बाय टू टाइप्स ऑफ ट्रेडिशन। सबसे पहले इंट्रोडक्शन क्या लिखेंगे? द कंसेप्ट ऑफ द जो लिटल एंड ग्रेट ट्रेडिशन का किसने दिया था और फर्स्ट प्रपोज बाय था, किसने प्रपोज किया था? आपके रेडफील्ड ने इसको क्या किया था? प्रपोज किया था, ठीक है। तो किसने प्रपोज किया था इसको? आर रेडफील्ड ने प्रपोज किया था। द कंसेप्ट ऑफ लिटल एंड ग्रेट ट्रेडिशन किसने प्रपोज किया था? आर रेडफील्ड ने किया था प्रपोज इसको फर्स्ट टाइम इन अपनी बुक पीजेंट सोसाइटी एंड कल्चर 1956 में। रेडफील्ड जो था इसने क्या एक्सप्लेन किया था दैट एवरी सिविलाइजेशन जो है वो कंपोज हुई टू टाइप्स ट्रेडिशंस ऑफ इलाइट और ग्रेट ट्रेडिशन ऑफ इलाइट और ग्रेट ट्रेडिशन एंड ट्रेडिशन ऑफ अनलिटर्ड पीजेंट्स आर लिटल ट्रेडिशन जिसको हम कहते हैं। ग्रेट ट्रेडिशन एंड लिटल ट्रेडिशन अब क्या होता है? ग्रेट ट्रेडिशन होता है आपका इट रेफर्स टू कस्टम्स एंड आइडियोलॉजीज ऑफ इलाइट रिफ्लेक्टिव फ्री ऑफ अर्बन क्लासेस, ठीक। दे आर मेंशन्ड इन द अनएम्बिगुअस वे इन रिलीजियस टेक्स्ट, एपिक्स आर scholarly works of ancient thinkers. Their range is wide, usually national in nature. For example, broad Hindu culture in India. ठीक। उसके बाद आता है लिटल ट्रेडिशन क्या होता है? इट रेफर्स टू द कस्टम्स एंड आइडियोलॉजीज ऑफ रूरल एंड अनअल्टर्ड फॉक्स। दे आर ambiguous and transist through the oral literature. These are mostly localized, that is only a small group of people living together in a community follow them. Interplay between them, क्या interplay के between में क्या है? Redfield himself studied interaction between GT and LT, great tradition, later tradition in Mexico, and gave the concept of the folk urban continuum. अच्छा, Singer and Marriott has applied the concept to understand cultural change in Indian society. Marriott has shown interaction between the two through his study of the Krishnagiri village. He had that the elements of great traditions are constantly absorbed in little tradition, जिसको हम parcularization कहते हैं. Similarly, free elements of little traditions becomes part of the wider great tradition, जिसको हम universalization कहते हैं. ये है आपका great tradition, ठीक है, ये है आपका little tradition, ठीक है. यहाँ से यहाँ के लिए आएगा तो universalization होगा, और great tradition से लिटल ट्रेडिशन के लिए जाएगा तो इसको हम प्रोक्लाइजेशन कहेंगे, ठीक है. तो यूनिवर्सलाइजेशन, फॉर एग्जांपल लक्ष्मी पूजा इज यूनिवर्सलाइज्ड फ्रॉम ऑफ सुरती पूजा,
इसकी एग्जाम्पल क्या है? गोवर्धन पूजा, वर्शिप ऑफ कोडंग, प्रोक्राइज्ड फ्रॉम गोवर्धन पूजा, वर्शिप ऑफ mountains. However, despite interaction of each of them also exists independently to certain extent. Other examples of interaction can be found in daily lives. First is follow of later tradition towards great tradition. Popularity of the folk songs and theaters. Regio Mexico practice like managing hanging painted earthen pots on the interior hosts of to avoid evil eye to etc. in the urban areas. Number second is flow of GT towards LT using original of the verses of Ramachandra Manas in local Ramlila villages etc. This is Gondi Ramayana. LP Vidyarthi's concept of the sacred complex also show interplay of great and later tradition. Sacred centers and represents great traditions, and when people from diverse regions having their own little tradition meet here, it results into the integration of the two. The tribe caste continuum in India has explained barely. N.K. Bose and others show constant interaction between the two types of tradition. Criticism में क्या है? Professor S.C. Dubey has remarked that Indian civilization is too diverse to be categorized into a mere bipolar model. He has proposed his own multipolar model consisting of the 6 categories. GT and LT cannot be clearly demarcated based on urban rural access, as both are found in the cities and villages. रेड क्लिफ्ट क्या कहते हैं? रेड फील्ड्स इन क्राइटेरिया ऑफ कैटेगराइजेशन हैज़ बीन कॉल्ड लॉजिकली इनकन्सिस्टेंट. नंबर थर्ड इज द इंटरेक्शन ओनली बिगन्स अबाउट कल्चरल एंड नॉट स्ट्रक्चरल चेंजेस इन द लाइन्स ऑफ द पीपल. कंक्लूजन में हम इसको लिखेंगे, डिस्पाइट इट्स लिमिटेशंस the interaction between great and later tradition is crucial in understanding richness of Indian civilization. It has also coincides with diffusionist theory in anthropology given by the likes of Wisner, Kroeber and Boyce. अच्छा, एस.सी. दुबेस का कंसेप्ट मल्टीपोलर मॉडल का क्या था 1965 में? इसमें बोला था सबसे पहले क्लासिकल ट्रेडिशन डिराइव्ड फ्रॉम द संस्कृत टेक्स्ट, माइथोलॉजी एंड रिलीजियस लोर. रीजनल ट्रेडिशन, सर्टेन कल्चरल ट्रेड्स, regional traits, certain cultural traits shared by all people living in the region irrespective of their religious differences. Local traits, customs and confined to local groups living in a smaller territory, for example tribal groups. Number 4 is western traits, impact of westernization in Indian society. Number 5 is emergent national tradition related to emergence of strong national concepts, for example tradition of annual parade and tableau march on Republic Day. Number 6 is subculture traditions of special groups, traditions of specific groups like ruling families, aristocracy, etc. Explain the universalization and proclamation. Universalization और proclamation क्या होता है? Universalization देखो, इंट्रोडक्शन में इसको लिखेंगे. MC किन मैरियट गेव द कंसेप्ट ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन एंड प्रोक्लाइजेशन. MC किनियट जो थे उन्होंने कंसेप्ट दिया था किसका? यूनिवर्सलाइजेशन और प्रोक्लाइजेशन का, इन हिज पेपर में, अपने पेपर लिटल कम्युनिटीज़ इन इंडिजीनियस सिविलाइजेशन, लिटल कम्युनिटीज़ इन इंडियस इंडिजीनियस सिविलाइजेशन में 1955. उसमें इसमें क्या बोलता है? ही स्टेटेड द कृष्णगिरी विलेज में ऑफ वेस्टर्न उत्तर प्रदेश. हिज कंसेप्ट वॉज इंस्पायर्ड बाई द आर रेडफील्ड. इसका जो कंसेप्ट किसको इंस्पायर किसने किया? किसको इंस्पायर्ड हुआ? इससे कौन इंस्पायर्ड हुआ था? रेडफील्ड इंस्पायर्ड हुए थे. स्टडी ऑफ ग्रेट एंड लेटर ट्रेडिशन इन मैक्सिको. ग्रेट ट्रेडिशन रेफर्स टू द कल्चर ऑफ लिटल इलाइट few, where little tradition refers to the culture of folk of or unlettered peasants. Universalization and proclamation क्या होता है? Universalization refers to the process through which elements of little traditions are carried forward to become a part of much wider great tradition. Universalization क्या होता है कि एक प्रोसेस होता है जब एक एलिमेंट ऑफ लिटल ट्रेडिशन जो होते हैं वो कैरिड और फॉरवर्ड किए जाते हैं, किसी और पार्ट बनाए जाते हैं किसी ग्रेट ट्रेडिशंस के, उसको हम यूनिवर्सलाइजेशन कहते हैं. लेकिन प्रोक्लाइजेशन क्या होता है? प्रोक्लाइजेशन होता है आपका प्रोसेस जिसमें हम ग्रेट ट्रेडिशन को हम आर लोकलाइज टू बिकम पार्ट ऑफ द लिटल ट्रेडिशन. ठीक है, उल्टा होता है. अब इसके सिग्निफिकेंस क्या है? सिग्निफिकेंस इसका है प्रोक्लाइजेशन शोज अ कल्चर रेजिलियंस. प्रोक्लाइजेशन क्या शो करता है? कल्चर रेजिलियंस शो करता है ऑफ लिटल ट्रेडिशन का. इंस्टेड ऑफ बीइंग कंप्लीटली सबमर्ज्ड they change the form and context of the elements of great tradition. It gains importance of the means and experience of the little community. For example, गोवर्धन पूजा, ठीक है. उसके बाद नवरता देवी पूजा, कहाँ पे? कृष्णगिरी इज प्रोकेटेड बाय ऑफ द नवरात्रि पूजा, है ना, नवरात्रि पूजा और गोवर्धन पूजा. नंबर से यूनिवर्सलाइजेशन शोज एट द course of time local tradition get under acceptability and are incorporated into religious text. Thus it shows expansion of little tradition. For example, Lakshmi Puja, Raksha Bandhan, etc. ठीक है. Such interactions and assimilations
ऑफ कल्चर इज एन कंसॉइस विद डिफ्यूजन इज स्कूल ऑफ थॉट इन एंथ्रोपोलॉजी। किसने बोला था? योगेंद्र सिंह ने बोला। लिमिटेशन क्या है इसकी? Merritt himself admits that given the long history of cultural context, it is difficult to decide whether is persistent cultural elements in the result of universalization or localization. S.C. Dubey has remarked that the Indian civilization is too complex and diverse to be categorized into a bipolar model. No clear demarcation is possible. Conclusion में हम इसको लिखेंगे, despite its limitations, the concept of provides an opportunity to understand the rich culture of Indian civilization. नंबर क्वेश्चन 6 में पंचायती राज एंड सोशल चेंज। पंचायती राज सोशल चेंज में हम इंट्रोडक्शन लिखेंगे। पंचायती राज रेफर टू द पंचायती राज रेफर टू द 3 टायर सिस्टम ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नेंस इन रूरल इंडिया। पंचायती राज रेफर क्या करता है? 3 टायर सिस्टम ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नेंस इन रूरल इंडिया। इट वॉज गिवन कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस अंडर पार्ट 9 आफ्टर इनेक्टमेंट ऑफ 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992. It was further extended to scheduled and tribal areas through PISA Act 1996. अब salient features क्या है पंचायती राज सिस्टम की? सबसे पहले ग्राम सभा। ग्राम सभा comprising of all adult voters from the basic unit of self governance. Number second, direct elections are held every 5 years to elect representatives to panchayats. Number 30, reservation of seats for SCs and STs and women not less than 1/3. Number 4 is bottom up approach for economic development and social justice. अब सोशल चेंज एज ए रिजल्ट ऑफ पंचायती राज सिस्टम, इंक्रीज पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस इन पीपल मीन्स पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी बन गई है एट ग्रास रूट लेवल। एज अ रिजल्ट देयर इंक्रीज पार्टिसिपेशन इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। फॉर एग्जाम्पल मालूपादू विलेज ऑफ उड़ीसा सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट पीपल टुक रिटन एंड ओरल टेस्ट ऑफ सरपंच कैंडिडेट्स for ascertaining their sustainability for their post of the association, including 5 years vision and plan, solutions for local problems, etc. अच्छा, उसके बाद बोलता है women as a sarpanch, as are they taking important social issues especially which are pertinent to women. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ग्रेटर इन्वेस्टमेंट्स इन ड्रिंकिंग मैटर, डिस्करेजमेंट ऑफ चाइल्ड मैरिज, अल्कोहलिज्म, डोमेस्टिक वायलेंस एट्सेट्रा। फॉर एग्जाम्पल लक्ष्मी अय्यर ने क्या बोला था इसमें? लक्ष्मी अय्यर की केस स्टडी क्या है? लक्ष्मी अय्यर की केस स्टडी कहीं हाँ यहाँ पे है। At 2014 has shown that local panchayats having female representation encourage more women to come forward and report crimes. ठीक है, उसके बाद ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नेंस हुआ, इमरजेंस ऑफ द न्यू इनोवेटिव आइडियाज, और प्रेजेंट इश्यूज क्या हो रहे हैं? अब लोअर कास्ट पीपल हैव ऑफन एक्टेड एज डमी कैंडिडेट्स फॉर डोमिनेट कास्ट इन पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। सरपंच पंथी हो रही है। पोलिटिसाइजेशन ऑफ कास्ट एंड रूरल एरियाज। खप पंचायत इन हरियाणा एंड वेस्टर्न यूपी स्टिल कंटिन्यू टू क्रिएट डिस्पैरिटीज ऑन द लाइन्स ऑफ कास्ट, क्लास एंड जेंडर, ऑनर किलिंग। उसके बाद लेक ऑफ पब्लिक अवेयरनेस, विजिलेंस, डिवेल्युएशन ऑफ पावर एंड फंड्स also impact the work of पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। कंक्लूजन हम इसको लिखेंगे, डिस्पाइट सम इश्यूज पंचायती राज इंस्टीट्यूशन डिस्पाइट सम इश्यूज पंचायती राज इंस्टीट्यूशन हैव प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन मोबिलाइजिंग रूरल पॉपुलेशन। फर्दर स्ट्रेंथनिंग इज रिक्वायर्ड टू बीइंग इन मोर पॉजिटिव एंड सोशल चेंज। मीडिया एंड सोशल चेंज ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको हम नहीं करेंगे। सॉरी, तो ये हो गया हमारा कंप्लीट। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपको नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। ये हो गया पेपर 2 आपका कंप्लीट पूरा। इसमें आपका बचा है पेपर यूनिट 2 और यूनिट 1, उसको हम देखेंगे करेंगे यहाँ से या नहीं। बाकी हो गया आपका कंप्लीट। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, गुड बाय एवरीवन, टेक केयर।